हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब भारत के भूगोल जो हमने पढ़ा था उसमें भौतिक विभाजन, ठीक है, जिसमें बहुत सारे हमने टॉपिक को इसमें देखा था, जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश को देखा, दक्षिण एवं मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणी को देखा, पर्वत चोटी को देखा, घाटी को देखा, दर्रे को देखा और हिम रेखा एवं हिमनद को देखा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें और भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हमने देखा था कि जैसे कि जैसे कि देखा यहाँ पर पठार को देखा, तटीय भाग को देखा, भारत के जो हमारा पूर्वी एवं पश्चिमी तट को देखा, द्वीप समूह को देखा, बंगाल की खाड़ी को द्वीप समूह को देखा और अरब सागर के द्वीप समूह को देखा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इन सारे टॉपिक को इसी जो भौतिक विभाजन में देखा था और इसी टॉपिक से संबंधित हमने टोटल जो है 170 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके सामने मैं लेकर आया था, ठीक है। जिससे एक वीडियो में लेके आना संभव नहीं हुआ था, इसी कारण से मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और आज इसका पार्ट 3 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें आज आपको पूरी तरीक़ा से इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि हमारे आप पुराने वाले वीडियो में इन टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप नहीं देखे हैं तो पहले आप उन सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लें, उसके बाद आप आगे देखें, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स 2025 में देखने को आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे एग्ज़ाम से संबंधित आपको मैं एक सीरीज करा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स इसी प्लेटफॉर्म पर थ्योरी प्लस एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। और इसके साथ दोस्तों, जैसे आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आएंगे तो मैं आपको जितने सारे मैं टॉपिक आपको कवर करा दूंगा, उस टाइम तक सारे टॉपिक से समझे आपको मिक्स इंग्लिश क्वेश्चन प्रत्येक दिन आपको मैं एक एक सेट में आपको कराऊंगा, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियो को आप बार बार देखें और उसको रिविजन करें, ठीक है, तो ताकि आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। दोस्तों, आज कोई भी एग्ज़ाम्स, चाहे एग्ज़ाम्स छोटा हो चाहे एग्ज़ाम्स बड़ा हो, सभी एग्ज़ाम्स का अपने आप में एक खुद का रुतबा हो गया है। उनकी क्वेश्चंस पूछने की जो शैली है काफ़ी बदल चुकी है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी का मन में एक लालसा है सरकारी जॉब करने का, ठीक है। तो इसलिए जो है काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी जो कि इस चीज़ को आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चंस का बदलाव काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं, तो आपको भी उसी के अनुसार जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपके पढ़ने की जो तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपकी सफलता आपके नज़दीक देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बातें होती रहेगी, तब तक हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं और आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। यदि दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं, और ताकि ये पता चल सके कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर आपको सही हुए हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे आप थ्योरी वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप एक बार थ्योरी वाली क्लास को जाकर देख लें, क्योंकि आज जिस टॉपिक से हम लोग सब क्वेश्चंस करने वाले हैं उसका मैं बहुत अच्छी ढंग से मैं थ्योरी में पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो पहले आप एक बार थ्योरी को जाकर देख लें क्लास को, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस को लगाएं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैं जो भी टॉपिक आप नज़दीक देख रहे हैं, मैं भौतिक विभाजन में मैं सारे टॉपिक्स पर बहुत सारे अच्छे से लेक्चर्स दिया हूँ, ठीक है, मैं समझाने का प्रयास किया हूँ और इन्हीं सभी टॉपिक से संबंधित मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। दोस्तों, इससे बाहर हम क्वेश्चंस कहीं से लेकर नहीं आए हैं। इन्हीं सारे टॉपिक्स से जो प्रीवियस ईयर में 15-20 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा भी रहे हैं, तो मैं इन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लाया हूं ताकि आप उसका देखें, समझें और उसी के आधार पर आप अपने क्वेश्चंस को भी रेडी कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें आगे के तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं 121 नंबर तक आपको क्वेश्चंस में कराया था, जिसमें हमने दायरा से संबंधित क्वेश्चंस को देखे थे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब 121 नंबर से आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 122 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय में जो हिम रेखा निम्न के बीच में स्थित है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हिमालय में जो हिम रेखा है यानी
जो बर्फ़ की परत है वहाँ पर वो किसके के बीच में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों, 4300 से 6000 मीटर पूरब में है, या 4300 से 5800 मीटर पश्चिम में है, या 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम में है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वो कितने के बीच में है हिम रेखा, ठीक है। तो जल्दी इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही हिमालय की, ठीक है। तो आपको पता है कि हिमालय में औसत हिम रेखा की ऊंचाई अगर बात करें हम तो उत्तरी भाग पर, अगर उत्तरी और भाग की बात करें हम तो हमारा 5500 से 6000 मीटर है, ठीक है, उत्तरी भाग में, ठीक है। उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो महान हिमालय के जो दक्षिण भाग में अगर बात करें हम तो हमारा 4500 से 6000 मीटर के बीच में है, ठीक है। उसी प्रकार से देखें पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा की ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो हमारा 5800 है, तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आंसर्स को याद रखेंगे कि पूर्वी भाग में कितना है हिम रेखा, तो 4300 से लेकर 6000 मीटर पूरब में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन को आप बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि सियाचिन जो कि हिमनद कहाँ स्थित है, ठीक है। तो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, बातें हो रही है। तो ऑप्शन है अस्काई चीन के पूरब में, या लेह के पूरब में, या गिलगिट के उत्तर में, ठीक है, या नुब्रा घाटी के उत्तर में, ठीक है। दोस्तों इन सारे आप ऑप्शन में देख रहे हैं, सारे को मैं बहुत अच्छा से मैं बताया हूँ, ठीक है। आपको थ्योरी वाले क्लास में मैं बहुत अच्छे ढंग से मैं बताने का प्रयास किया हूँ। तो अगर इसका आंसर आपको नहीं पता चल रहा है और लग रहा है कहाँ से मैं बता रहा हूँ तो एक बार आप थ्योरी वाले क्लास को जरूर देख लें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बातें हो रही है सियाचिन, तो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों बातें हो रही है सियाचिन की, अगर आप मैप के सहारे समझे तो ये हमारे यहाँ पर सियाचिन है, यानी कि जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर की बात करें हम तो सियाचिन है, ठीक है। तो वही बोल रहा है दोस्तों कि सियाचिन हिमनद, जो कि हिमनद के जो हिम का जो है यानी बर्फ का जो बना हुआ है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए अगर नुब्रा घाटी की बात करें हम तो नुब्रा घाटी जो हमारे यहाँ पर पड़ता है, नुब्रा घाटी के जस्ट हमारे ऊपर में कौन है, सियाचिन है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सियाचिन जो ग्लेशियर है, जो हिमनद है, अस्काई चीन के पश्चिमी, यानी कि ये हमारा इधर हमारा अस्काई चीन है और इसके हमारा पश्चिम में है, ठीक है। और गिलगिट के हमारा पूरब में, और ये हमारा गिलगिट है और गिलगिट के पूरब में है, ठीक है। और नुब्रा घाटी के कहाँ पर, उत्तर में, ठीक है। तो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, स्थित है। और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, ठीक है। तो आपको पता है, ठीक है, कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश है और यहीं पर क्या है, ठीक है, सियाचिन जो है स्थित है, एक हिमनद स्थित है, ठीक है, जो कि हमारा नुब्रा घाटी के उत्तर में है, अस्काई चीन के पूरब में है, और हमारा जो कि गिलगिट के हमारा किधर में, जो कि गिलगिट के पूरब में स्थित है, नुब्रा सॉरी क्या सियाचिन हिमनद, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसके आंसर को बताने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आइए। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला सियाचिन है, चोंगो लुंगमा है, या फिर बाल्टोरो है, या फिर बियाफो है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि निम्न सबसे बड़ा की बातें हो रही है कि सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि सबसे बड़ा हिमनद कौन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बातें हो रही है कि सबसे बड़ा अगर हिमनद की बात करें हम तो अगर आपको पता है कि अभी जस्ट हमने देखा सियाचिन के बारे में पढ़ के आए, ठीक है। को देखे हम सियाचिन के बारे में पढ़ के आए जो कि हमारा नुब्रा घाटी के उत्तर में, ठीक है। तो आप सियाचिन यहाँ लगाइएगा कि नुब्रा घाटी के उत्तर में है, ठीक है। और हमारा देखें कि हमारा गिलगिट के पूरब में, ठीक है, और जो गिलगिट के पूरब में देखें और हम देखें यहाँ पर, ठीक है, गिलगिट के पूरब में देखें, ठीक है, और अस्काई चीन के पश्चिम में हमने देखा, ठीक है, कौन सा, तो सियाचिन ग्लेशियर को यहाँ पर देखा था, ठीक है। तो इस प्रकार से सियाचिन ग्लेशियर को आंसर आप लगा दीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए कि सबसे बड़ा अगर हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम, ठीक है, कि कंचनजंगा है, रुडुन है, गंगोत्री है और केदारनाथ है, ठीक है। तो आप इसी आंसर में आपसे बताना है कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, ठीक है। दोस्तों यदि हमारे थ्योरी वाली क्लास को आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर जाकर देख लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ढंग से मैं सारे जो मैं ग्लेशियर को मैं बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा अगर हिमनद की बातें हो रही है तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों बातें हो रही है यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार अगर देखें हम तो अगर देख सकते हैं कि ऑप्शन में हमारा कंचनजंगा की बातें हो रही है।
तो कंचनजंगा जो हिमनद है दोस्तों, उनकी अगर ऊंचाई की बात करें हम तो सबसे अगर देखा जाए तो हमारा 1600 किलोमीटर है, ठीक है। और जबकि हमारा अगर रुरुंग की हिमनद की बात करें हम तो 1900 किलोमीटर है। और जबकि हमारा गंगोत्री की बात करें हम तो 2600 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें केदारनाथ की बात करें हम तो 1400 किलोमीटर है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि गंगोत्री की जो सबसे अधिक ऊंचाई कितना है, 2600 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पर गंगोत्री आंसर्स को लगाकर आप निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन था जो कि विशालतम हिमनद है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट हमने देखने का प्रयास किया, ठीक है, कि देखने का प्रयास किया सबसे बड़ा विशालतम हिमनद अभी जस्ट हमने देखा, किसको देखा, तो गंगोत्री को देखा था। लेकिन यहाँ पर ही हमारा सियाचिन भी दिया हुआ, ठीक है। तो आप इस जगह पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। साइनी है, जेनू है, गंगोत्री है और सियाचिन है, ठीक है। तो सबसे विशालतम हिमनद की बातें हो रही है, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए, सबसे विशालतम हिमनद कौन सा है, ठीक है। तो आप इसका जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर ससाइनी की बात करें हम तो ये जो कि हमारे काराकोरम में स्थित है, एक जो कि हिमनद बर्फ़ का एक पहाड़ है, जो कि इसकी ऊंचाई की बात करें हम तो 17 किलोमीटर की लमसम में, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम जेनू की बात करें हम तो ये सिक्किम में है, नेपाल में है। सिक्किम नेपाल के बीच में है, जो कि हमारा 2500 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर बात करें हम गंगोत्री को देखें तो गंगोत्री को देखें तो 26 किलोमीटर था इसकी ऊंचाई। और उसी प्रकार से सियाचिन की बात करें हम तो 76 किलोमीटर है, ठीक है। तो ऑप्शंस के अनुसार जो हमारा यहाँ दिया हुआ है तो उसके अनुसार किसको, सियाचिन को लगा देंगे, जो कि 7600 किलोमीटर है इसकी लंबाई है, ऊंचाई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो सियाचिन को लगाकर निकल जाइए आंसर, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम सब। बाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है कहाँ स्थित है, इसकी बातें हो रही, ठीक है। तो कहाँ पर है, तो केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में है, या केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में है, या केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, या केदारनाथ मंदिर के पूर्व में है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ठीक है। केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में है, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में है, या केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, या केदारनाथ मंदिर के पूर्व में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही है चौराबाड़ी ग्लेशियर की। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर है कहाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो केदारनाथ मंदिर के अगर उत्तर में स्थित है तो आप इसका जो आंसर जो है सी लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों कि चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, जो केदारनाथ मंदिर के हमारे उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो चौराबाड़ी ग्लेशियर के बारे में लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि हिमालय के जो हिमनदों के पिघलने की गति है, ठीक है। तो हिमालय के जो हिमनद है, जो बर्फ़ है, तो उनके पिघलने की गति कैसी है। तो ऑप्शन दे रहा है सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों की हिमनदों के समान है, या हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति कैसी है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही हिमालय की, ठीक है। तो हिमालय के बारे में हमने बहुत अच्छा से पूरा ऑपरेशन कर दिया हूँ, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं जाकर मेरे थ्योरी वाले क्लास में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हिमालय की बातें हो रही है तो आपको पता है कि हिमालय के जो हिमनद है, जो बर्फ़ के जो पर्वत हैं, के पिघलने की गति सबसे अधिक है, ठीक है। आप देख रहे हैं गंगा नदी के अगर उद्गम स्थल पर स्थित जो गंगोत्री ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहा है, ठीक है। और इसी परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर जो इसका विस्तार है, जो बर्फ़ का जो विस्तार जो फैला हुआ है, उसकी विस्तार क्या हो गया है, उसको कम हो गया, ठीक है, आधा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि हिमालय के पिघलने के विषय में बातें कही तो कैसी है, तो आप इसको लगा सकते हैं कि सबसे अधिक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला आप क्वेश्चन को बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आइए,
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुमायूं की बात हो रही है। ठीक है, आप यही देखते हैं, यहीं पर उत्तराखंड है। ठीक है, और यहीं पर एक गढ़वाल, एक हमारा गढ़वाल हो गया, एक हमारा कुमायूं हो गया। ठीक है, कुमायूं और गढ़वाल हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ बातें हो रही है कि निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा जो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में, ठीक है, यानी कुमायूं का जो प्रक्षेत्र में क्या है, अवस्थित है। ऑप्शन है कि हिस्पार है, जेमू है, मिलाम है या रूपल है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों इसका जल्दी आप आंसर बताने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपका पूरी तरीक़ा से प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि मैं इसके पहले थ्योरी बताया हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं एक आपको सही बात बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी कोचिंग क्लास कर लें, आप लाख रुपये दे लें, 2 लाख रुपये दे लें, 4 लाख रुपये दे लें, कहीं भी आप इंडिया के जो सबसे जो बेहतरीन कोचिंग संस्थान है आप कहीं भी कर लें, आप कहीं भी करेंगे तो टीचर्स आपको इसी बात को सलाह देगा कि सबसे पहले आप अच्छी ढंग से थ्योरी क्लास को कर लें, बेसिक कर लें, उसके बाद आप उसके साथ साथ आप जब प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप कितने बड़े संस्थान में पढ़ेंगे आपको इसी बात को बताया जाएगा, नहीं आपको ये कहा जाएगा और ना ही आपको ये बताया जाएगा कि आप 10 बुक खरीदें, 10 जो कि अलग अलग राइटर के बुक खरीदें, ऐसा आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। बस आपको एक थ्योरी का कोई भी नोट्स और एक आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट, इससे ज़्यादा अगर आपकी ज़रूरत नहीं, अगर इससे ज़्यादा अगर आप अपने पास अगर रखे हैं तो समझिए कि आपकी सफलता आपसे काफ़ी दूर है। क्योंकि दिन भर आपका जो माइंड जो है उन सारे किताबों को देख देख के टेंशन से भरा हुआ पड़ा रहेगा, क्योंकि इतने सारे किताब है, कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें। नहीं दोस्तों, आपको लिमिट रखना है, एकदम लिमिट रखना है, कम से कम आपको सोर्सेस रखनी है और उसी सोर्सेस को बार बार आपको रिविजन करना है। जितने बार आप समझने का प्रयास करेंगे आपकी सफलता आपके नज़दीक देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, बातें होते रहेगी। तो यहाँ बताइए कि ठीक है कि उत्तराखंड के कुमायूं जो प्रक्षेत्र में अवस्थित जो कौन सा हिमनद है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है मिलाम की। अगर मिलाम की बात करें हम, तो मिलाम जो कि हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है। और अगर देखा जाए तो इसी हिमनद में शारदा नदी है, जो काली गंगा का उद्गम यहीं से होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मिलाम जो हमारा जो हिमनद है, ठीक है, जो उत्तराखंड के कुमायूं जो क्षेत्र प्रक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और यहीं से क्या होता है, इसी हिमनद से शारदा एक नदी है जिसको काली गंगा कहते हैं, यहीं से निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए, देखिए दोस्तों, बातें हो रही है भारत के जो हमारा भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, ठीक है, कि भारत के जो दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो कैसे हुआ है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करें कैसे हुआ है। तो देखते हैं, क्रेटेशियस युग में हुआ है या प्लीस्टोसीन युग में हुआ है या कार्बोनिफेरस युग में हुआ है या मायोसीन युग में हुआ है। ठीक है, तो आप इसका हमको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भारत की जो बातें हो रही है यहाँ पर देख सकते हैं कि पठार की, ठीक है, यानी कि पठार हम लोग देख सकते हैं कि जो दक्कन के पठार है आप देखते हैं। ठीक है, कि ये जो हमारा दक्कन का पठार, इस क्षेत्र को आप देख रहे हैं, यहीं पर हमारे दक्कन के पठार हैं। पर पठार पर बेसाल्ट जो निर्मित लावा की जो चट्टान है, सेल है, का निर्माण कैसे हुआ, किस युग में हुआ सुबरा। ठीक है, तो आप इसके आंसर को बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही है क्रेटेशियस युग है। तो क्रेटेशियस युग में अगर बात करें हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहीं पर क्या होता है, दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आप ऑप्शंस में देख रहे हैं कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग की बात करें हम दोस्तों, तो इस युग के दौरान जैसे कि दामोदर हो गया, सोन हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे। और वही है दोस्तों, बातें हो रही है। ठीक है, क्रेटेशियस युग तो आप देख लीजिए। ठीक है, कि क्रेटेशियस युग के दौरान जो है अत्यधिक ज्वालामुखी जो उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसी काल में जो कि है, ठीक है, इसकी जो कि लावा जो कि बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको याद रखेंगे। और हम लोग सब जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ेंगे, तो वहाँ और हम लोग अच्छी ढंग से अपने बेहतरीन
कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि मेघालय का पठार, ठीक है, मेघालय की पठार की बात हो रही है कि मेघालय का पठार है, भाग है किसका, हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, या पूर्वी घाट का, पर्वतों का, या फिर सतपुरा पर्वत श्रेणी का, ठीक है। दोस्तों मैं आपको पठार बहुत अच्छा से मैं पढ़ाया हूँ, तो आप थ्योरी वाली क्लास में एक बार पठार को जाकर देख लें, क्योंकि मैं बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो चलिए, एक ही आपको टॉपिक में आपको बहुत सारे मैं चीज़ों को पढ़ाया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख लेंगे, ठीक है। तो मेघालय का पठार भाग है किसका, हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, या सतपुरा श्रेणी का, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेघालय पठार की बात हो रही, ठीक है। तो आपको पता है कि मेघालय के पठार जो प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है, उसी का एक हिस्सा है। और यह भ्रंशन के कारण जो है, आपको देख सकते हैं कि ये हमारा भारत का मैप है, और यहीं पर ही हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, आपको देख सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। और इधर दक्षिण भारत की बात करें हम, तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में है जो कि हमारा क्या है, मेघालय के पठार है, ठीक है। तो इसी का भाग है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, ठीक है, कि वही बातें कही जा रही, ठीक है, कि हिमालय जो आप देख सकते हैं कि मेघालय के पठार जो कि प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है, यह भ्रंशन के कारण से इसके क्या हुआ, प्रायद्वीपीय भाग में जो कि मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया था। आप यहीं पर मालदा गैप है, और इसी के द्वारा क्या हो गया, पृथक हो गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय जो आप खंड को यहाँ पर याद रखेंगे, जो कि मेघालय पठार का एक भाग है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, ठीक है। तो भारत के जो अतिरिक्त और भी जो प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए कैसे, तो आप देख सकते हो ऑप्शन है, ठीक है, इयोजोइक महाकल्प में, या पेलियोजोइक महाकल्प में, या फिर मेसोजोइक महाकल्प में, या फिर सेनोजोइक महाकल्प में। यानी कि जो भारत के जो अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वत है वो कब जो मतलब कि इसका जो है निर्मित हुए, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इन सारे ऑप्शंस से आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों की। अगर यहाँ देखा जाए तो सिंधु और गंगा के मैदान की उत्तर भाग का निर्माण जो कि सेनोजोइक महाकल्प हुआ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सेनोजोइक महाकल्प में जो है जो हमारा प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो उसी बातों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर भाग में जो है कि यहाँ पर जो सेनोजोइक महाकल्प में जो है जो हिमालय तथा भारत के अंतरिक्ष प्रायद्वीपीय पर्वतों क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर को याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, बातें हो रही है छोटा नागपुर। आप देख सकते हैं कि छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा हुआ जिला जो है जिला धनबाद, बसा हुआ जिला धनबाद क्यों है, ठीक है। तो एक बातें हो रही, ठीक है। तो इसको बारे में आप याद रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा के लिए, या कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि यहाँ पर पाया जाना, या फिर खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण से। तो वही कहा जा रहा है दोस्तों कि छोटा नागपुर पठार का जो सर्वाधिक घना बसा हुआ एक जिला है धनबाद, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर के आप जान रहे हैं कि छोटा नागपुर के पठार हैं, तो कितना ज़्यादा यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास किया था कि इससे जो है यहाँ पर बहुत सारा उद्योग भी कारखाने लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसकी क्या कारण है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही है छोटा नागपुर के बारे में। तो आपको पता है कि धनबाद जो है कोयला खनन और औद्योगिकरण जो संस्थान के लिए यहाँ पर जाना जाता है। बहुत सारे यहाँ पर जो मतलब औद्योगिक लगाए गए हैं, ठीक है। और धनबाद में जो है लाल मिट्टी व्यापक रूप से यहाँ पर क्षेत्र पाई जाती है, ठीक है। तो इन्हीं सारे कारणों से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन अगर देखा जाए सी ऑप्शन, तो धनबाद जो है खनन उद्योग और विकास तथा औद्योगिकरण के लिए जो है यहाँ पर जो है इसका प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है सी आप लगा दीजिएगा सर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार जो है एक अग्र गंभीर भाग है, उसका एक गर्त है, एक पद स्थली है, या एक समप्राय भूमि है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि क्या है, ठीक है।
छोटा नागपुर के पठार एक अग्र गंभीर भाग है, एक गर्त है, एक गड्ढा है, एक पद स्थली है या एक संप्राव्य भूमि है। ठीक है, तो आप इसको आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो चल दोस्तों, यहाँ बातें हो रही, ठीक है, छोटा नागपुर के, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा एक क्या है, तो एक अग्र गर गंभीर है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि छोटा नागपुर का पठार जो है, अगर देख सकते हैं तो विभिन्न ऊंचाइयों के पर्वतों का एक क्रम यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कि जो इसके मध्य पश्चिम भाग पर जो कि पाट भूमि स्थित है, कुछ भूमि है भाग स्थित है, जिसमें अधिकतम ऊंचाई अगर देखा जाए इसकी छोटा नागपुर की तो 1100 मीटर मिलता है। ठीक है, और देख सकते हैं कि इस पठार के प्रत्येक दिशा में जो कि सोपन मिलते हैं, सोपन एक जो कृषि देखते हैं जो सीढ़ी नुमा आप देख सकते हैं, और पठार के ढाल तीव्र जबकि स्कर्पों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको देखा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों हम सब। देखिए दोस्तों, बातें हो रही यहाँ पर आरावली। ठीक है, तो आरावली एवं विंध्य जो कि आरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि हमारा आरावली है और ये हमारा विंध्य पर्वत है। ठीक है, तो इसी के बीच कह रहा है दोस्तों कि आरावली एवं विंध्य जो श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शन है मालवा के पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और प्रायद्वीपीय पठार। तो आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, जल्दी से देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम इस क्षेत्र में, यहाँ देख सकते हैं कि आरावली और विंध्य के क्षेत्र की बात करें हम, तो यहाँ पर मालवा के पठार स्थित है। ठीक है, क्या है, तो मालवा के पठार स्थित है, वही बोल रहा है। ठीक है, और इसकी उत्तरी सीमा अगर देखें हम तो इस पठार के तो आरावली है, और दक्षिण में अगर देखें हम तो हमारा विंध्य पर्वत श्रेणी। तो आप देख ही रहे हैं, मैं अपने आपको दिखा दिया। और पूरब में अगर बात करें दोस्तों, इसी के पूरब में अगर बात करें, यहीं पर हमारा बुंदेलखंड का पठार निर्धारित करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके बारे में इतना देखा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड कारण्य क्षेत्र अवस्थित है। ठीक है, तो दंड कारण्य के क्षेत्र अवस्थित है कहाँ है, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में स्थित है, या फिर छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में है, या फिर झारखंड एवं उड़ीसा में है, या आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। ठीक है, तो देखिए दंड कारण्य का जो आप देख सकते हैं क्षेत्र है कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों मैं इसको बहुत अच्छे से आपको इस सारे अब मैं बताने का प्रयास किया था। ठीक है, यदि आप हमारे थ्योरी वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप थ्योरी वाले क्लास को एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, दंड कारण्य क्षेत्र की बातें हो रही। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि देखिए कि दोस्तों यहीं पर बात हो रही है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे भारत का एक मैप है। ठीक है, और यहीं पर क्या है, दंड कारण्य के जो क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और आप यहीं पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में। ठीक है, तो यहीं पर ठीक है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और यहीं पर आप देख सकते हैं उड़ीसा है। ठीक है, तो इसी की बातें कह रहे हैं दोस्तों कि दंड कारण्य के जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के बीच में। ठीक है, और इसके अगर मुख्यतः अगर बात करें हम, ठीक है, आप देख सकते हैं अगर मुख्यतः अगर बात करें हम तो दंड कारण्य का क्षेत्र का विस्तार की बात करें हम तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश तक इसका फैला हुआ। ठीक है, लेकिन आप मुख्य रूप से उड़ीसा और जो है छत्तीसगढ़ को आप आंसर लगाएंगे दंड कारण्य का क्षेत्र को। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप जितने सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में देखेंगे। ठीक है, और एक एक चीज़ को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, कि दंड कारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो अभी जस्ट हमने देखा कि दंड कारण्य का जो क्षेत्र है विस्तार है कहाँ तक देखा था। ठीक है, तो बताया था दोस्तों कि उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो तमाम चीज़ों को देखा था। ठीक है, तो इनमें से एक से अधिक उपयुक्त लगाकर आप यहाँ से निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन अगला देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों फिर यहाँ क्वेश्चन आ रही है। ठीक है, दंड कारण्य भारत के किस भाग में स्थित है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दंड कारण्य जो है भारत के किस भाग में स्थित है, तो आप यहाँ पर बातें बताएंगे। ठीक है, कि यह है उत्तरी भाग में है, सी है मध्यवर्ती भाग में, बी है पूर्वी भाग में है, या फिर डी पश्चिमी
भाग में, ठीक है। देखिए दोस्तों, दंडकारण्य भारत के, ठीक है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर मैप में सारे देख सकते हैं कि यहाँ मैप है, ठीक है। और यहीं पर बोल रहा है, और यहीं पर आप देखे थे यहीं पर देख उड़ीसा देखे थे, और यहीं पर छत्तीसगढ़ की बातें देखे थे, ठीक है, एमपी देखे थे, और यहीं पर देखे तेलंगाना का देखे थे, इधर आंध्र प्रदेश को देखे थे। यही बोल रहा है कि दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है मध्यवर्ती भाग की, क्योंकि बीचे बीच में सभी के बीच में स्थित है, तो इसी प्रकार से यहाँ जो है मध्यवर्ती भाग को यहाँ पर लगा के स्थित निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको कैसा लग रहा हो, आप इसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिहार की बातें हो रही है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बिहार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कि बिहार के निम्न हिस्सों, यानी कि बिहार के निम्न हिस्सों की बातें हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कौन सा सबसे पुराना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर भारत का मैप देखेंगे तो यहीं पर हमारा बिहार है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी क्षेत्र में यहाँ पर बिहार हमारा, ठीक है। तो वही बोल रहा है दोस्तों कि रोहतास का पठार है, या फिर हमारा उत्तर पश्चिम की पहाड़ी है, या खड़गपुर की पहाड़ी है, या गंगा और उत्तर गंगा का मैदान है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो आप इसका जल्दी से बताने का प्रयास, जो सबसे पुराना, ठीक है, तो जल्दी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ठीक है, अगर आप बिहार के छोटा सा अगर मैप अगर लेते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से अगर बिहार का मैप अगर आप लेते हैं इससे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको 4 भाग में जब डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो विंध्य जो क्षेत्र हो गया, और इधर हमारा जो है ये जो हमारा इधर का क्षेत्र हो गया, जो सबसे हमारा जो कि पुराना क्षेत्र, जो खड़गपुर की इधर पहाड़ी है, ठीक है, और इधर धरवाड़ बोल सकते हैं, ठीक है, धरवाड़ का क्षेत्र हो गया, ठीक है। और उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। तो इसी प्रकार से तमाम आप देखने का प्रयास करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें हम, तो इस क्षेत्र में जो काफ़ी पुराने क्रम के चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये विंध्य क्रम की जो चट्टान, इधर जो विंध्य क्षेत्र है यहाँ पर थोड़ा नए क्रम की चट्टान देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो जो हमारा इधर का जो क्षेत्र है, जो कि हमारा धरवाड़ का जो क्षेत्र है, इधर हमारा खड़गपुर की पहाड़ी है, ठीक है। तो ऑप्शंस के अनुसार देखा जाए तो हमारा खड़गपुर की पहाड़ी जो है आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे पुराना यहाँ पर धरवाड़ क्रम की देखने को मिलता है, जो सबसे पुराना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको आप आंसर रखेंगे, ठीक है। जबकि अगर इस क्षेत्र की बात करें हम, तो यहाँ देख सकते हैं कि रोहतास का क्षेत्र है, विंध्यन का पठार है, ठीक है, रोहतास का पठार विंध्यन। तो यहाँ पर जो सबसे जो है जो कि नवीनतम मैदान देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि निम्न में से देख सकते हैं कि निम्न में से जो है कौन सा मेघालय के पठार का अंश नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन है भुवन की पहाड़ी, खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा मेघालय का जो क्षेत्र है, इधर आप देख सकते हैं कि इधर हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है, ठीक है, इधर आप देख सकते हैं। तो यही इधर ही बातें कह रही जा रही दोस्तों कि भुवन की पहाड़ियाँ, खांसी की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ, जैंतिया की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ जो अपनी काफ़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध है, गारो, खांसी और जैंतिया। और ये 3 पहाड़ियाँ की अपनी एक विशेषता है कि जब मानसून जब इसी क्षेत्र से गुजरता है तो यहाँ ये तीनों पहाड़ियाँ मिलकर जो कि बादल को क्या करते हैं, घेर लेते हैं, और यहाँ पर घनघोर वर्षा कराते हैं, ठीक है। तो इनकी एक अपनी एक विशेषता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ भुवन की जो पहाड़ी है आपकी जो है बिल्कुल अलग हो जा रही है, तो यहाँ जो है भुवन की पहाड़ी को आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भुवन की पहाड़ी जो है वो मिजोरम, आप देख सकते हैं कि नीचे में हमारा सबसे नीचे यहाँ पर मिजोरम है, ठीक है। मिजोरम की क्षेत्र देख सकते हैं, मिजोरम में स्थित है, ठीक है, भुवन की पहाड़ी, जो कि पूर्वोत्तर हिमालय का अंग ही है, ठीक है। और बाकी तो आपने देख ही लिया गारो, खांसी, जैंतिया के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कुछ पर्वत को भी देखा, पठार को भी देखा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आगे और देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल को मापा जाता है। देखिए दोस्तों बातें हो रही भारत के जो औसत जो समुद्र तल की जो मापा जाता है, ठीक है, कहाँ से मापा जाता है, ठीक है। तो भारत की जो तट है, ठीक है, भारत का औसत समुद्र तल जो नापा जाता है कहाँ से, मुंबई से, चेन्नई से, कोचीन से, या विशाखापट्टनम से, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे
कि कहाँ से जो समुद्र की दूरी को मापा जाता है। आपको पता है कि भारत जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं इधर हमारा जो बंगाल की खाड़ी है, इधर हमारा हिंद महासागर है, ठीक है, और इधर हमारा अरब सागर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो तीनों ओर से भारत घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो है एक समुद्र तल से की दूरी मापी जाती है कि कितना कहाँ से मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है चेन्नई। अगर चेन्नई की बात करें हम, तो इस क्षेत्र में हमारा चेन्नई है, तमिलनाडु क्षेत्र में। तो यहीं से जो है भारत के जो है समुद्र की तल जो है यहाँ से ऊंचाई जो यहाँ से मापा जाता है, उसकी दूरी को मापा जाता है, ठीक है। तो आप जो है चेन्नई को आप यहाँ से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखें यहाँ से, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कि भारत के जो कि प्रादेशिक जल क्षेत्र, भारत के जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है, ठीक है। आप इसको बताएंगे कि भारत के जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है। एक ऑप्शन है कि तट से 3 समुद्री मील तक है, या तट से 6 समुद्री मील तक है, या तट से 12 समुद्री मील तक है, या तट से जो है 24 समुद्री मील तक है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही हैं जो कि जल क्षेत्र का विस्तार। अगर बार देखा जाए तो समुद्र तट से जो है 12 समुद्री मील तक इसको देखा जाता है, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों, किसी भी देश की जो प्रादेशिक जो जल क्षेत्र का क्षेत्रीय सागर कहा जाता है, ठीक है, आपको पता है। और क्षेत्रीय सागर की दूरी के आधार पर देखा जाए तो रेखा से सागर की ओर जो है यहाँ से मापा जाता है, ठीक है, जो कि समानता कितना होता है 12 नॉटिकल मील तक होता है, ठीक है। तो यहाँ आप जिसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चंस। देखिए भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना है। देखिए दोस्तों, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई की बात हो रही, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भारत की, आप जो एक मैप को देख लीजिए, ठीक है। तो इधर तो आपको समुद्र, इधर समुद्र है, इधर समुद्र, इधर समुद्र लगा हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों, और इधर आप देख सकते हैं, इधर हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक है, इधर हमारा लक्षद्वीप है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए दोस्तों, तो भारत की जो कुल अगर देखा जाए तटीय रेखा की लंबाई देखा जाए हमारा, तो टोटल हमारा 7500 किलोमीटर है, ठीक है। और इंक्लूडिंग हमारा जो कि हमारा देख सकते हैं कि इधर अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है और लक्षद्वीप को जोड़कर, नहीं तो ऐसे देखा जाए तो हमारा 6100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ बातें कह रही, ठीक है, कि भारत जो है तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसकी जो तट रेखा की लंबाई कितना है, टोटल 7516 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग जो कि हमारा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के जो तट है सभी को जोड़ने के बाद, ठीक है। नहीं तो ओनली अगर भारत की बात करेगा तो हमारा 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये दोस्तों भारत की तट रेखा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। देखिए दोस्तों, वही बातें हैं कि यार कि भारत की जो तट रेखा की लंबाई कितनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, आप देख सकते हैं। इधर इसकी बातें कही जा रही, ठीक है। देखिए दोस्तों, हालांकि यहाँ पर तो अगर हम लक्षद्वीप का भी होना चाहिए और अरब इधर बंगाल सॉरी इधर हमारा जो कि अंडमान निकोबार का भी होना चाहिए, लेकिन ये दो यहाँ नहीं दिए हुए हैं। तो ऑप्शन अगर बात करें भारत के तट रेखा की लंबाई, अगर भारत की अगर इसकी कह रहा है तीनों ओर के, तो आप यहाँ पर 100 किलोमीटर को लगा के निकल जाइए, क्योंकि जब इंक्लूडिंग जब हम कर देते हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का, तो 75 से 16 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो आप जो है 100 किलोमीटर को यहाँ पर आप लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखो। तो अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैप के सहारे, यहाँ मैप हमारा बनाते हैं महाराष्ट्र का, केरल का, आंध्र प्रदेश और गुजरात का, ठीक है। तो भारत के जो हमारा तट रेखा की लंबाई किसकी सबसे अधिक है, तो ऑप्शंस में आप दिया है, आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा गुजरात है, इधर जस्ट अगर नीचे आएंगे तो हमारा महाराष्ट्र है, उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो केरल है, ठीक है। और इधर हमारा क्या आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो आप जो है इसको बताने का प्रयास करेंगे कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो हमारा गुजरात की तट रेखा सबसे अधिक है, तो आप इसमें आंसर आप याद कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा जो सबसे अधिक लंबा, ठीक है। तो बस वही क्वेश्चन है सेम, तो इसको आप जो आप गुजरात लगाकर आप निकल जाइए आंसर, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है हम सब।
कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जो राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेम वही क्वेश्चंस को बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन गुजरात है, केरल है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गुजरात की जो सबसे अधिक, जो कि मैं बताया था कि तट रेखा की लंबाई है, तो गुजरात आप लगाकर निकल जाइए आंसर, ठीक है। चलिए तो अगला आप बताइए। देखिए दोस्तों बातें हो रही यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए, ठीक है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप एक मैप बना लीजिए, ठीक है। आप इस मैप के सहारे आप देख सकते हैं कि भारत की जो तट रेखा से लगे हुए राज्यों की संख्या आप बता सकते हैं कितना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे याद रखिए, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया आप देख सकते हैं, और उड़ीसा के बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल को देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर 9 आंसर यहाँ लगा दीजिएगा। 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तट से लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए मैं बताया था कि जब फर्स्ट में जब वीडियो में जब क्लास ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रहा था, तो उस समय मैं बताया था कि देखिए जो दोस्तों ज्योग्राफी पूरी तरीक़ा से मैप पर आधारित है, ठीक है। यदि आपको मैप का अच्छा सा नॉलेज है तो क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर पाइएगा। देखिए कितना अच्छा से आप एक मैप के सहारे में आपको बताने का प्रयास किया, और सारे राज्य को मैं आपको इंडिकेट कर दिया कि इस राज्य जो यहाँ पर ही है जो कि समुद्र से लगा हुआ है। तो ये आपको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। यदि आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो आप जो है काफ़ी मतलब कि अच्छे ढंग से जो है आप जो है कर पाइएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम सब, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन जो भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था किसका, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बातें हो रही हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास की बात हो रही है, ठीक है, कि रत्नाकर नाम सूचक था किसका था। ऑप्शन अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, या प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से इसके आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि भारत में जो है, ठीक है, किसका है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बातें हो रही हैं कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भूगोल में अगर देखा जाए तो रत्नाकर नाम सूचक किसका है, आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों अगर हम हिंद महासागर की बात करें हम, तो हिंद महासागर जो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में है। तो हिंद महासागर आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर हमारा किधर है, तो हिंद महासागर हमारे नीचे है, ठीक है। तो भूगोल में जो इसे रत्नाकर नाम का सूचक दिया गया, ठीक है, जो कि हमारा अरब सागर इधर है, बंगाल खाड़ी इधर है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इनको आप नाम याद रखिएगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए तो वही इसमें बातें कही जा रही है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सर्वाधिक जो कि तटीय अपरदन होता है, ठीक, कहाँ पर लहरों से होता है, धाराओं से होता है, ज्वार भाटों से होता है, या सुनामी लहरों से होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है किससे, लहरों से होता है, जो कि समुद्र में जोर जोर से लहर आते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है, या उसकी धाराओं से होता है, या ज्वार भाटा से होता है, या सुनामी से होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो कटाव छटाव की बातें हो रही है, जो तटीय जो समुद्र का जो तट होता है उसकी सबसे ज़्यादा जो काट छाट जो की जाती है किसके से होता है, लहर से होता है, या धारा से होता है, या ज्वार भाटा से होता है, या फिर हमारा जो है सुनामी से होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों लहर की बात करें हम, तो लहर क्या होता है कि एक झोंका आता है और फिर वह चला जाता, आता जाता चला जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि तटीय अपरदन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कटाव देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी प्रकार से और भी हैं, जैसे कि ज्वार भाटा हो गया, धाराओं हो गया, सुनामी लहरें, तथा अगर मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। लेकिन अगर इन सारे ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो हमारा बेहतरीन ऑप्शन हमारा क्या है, जो कि तटीय अपरदन के कटाव के लिए जो है हमारा लहरें ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो देखेंगे, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने
150 क्वेश्चंस तक अभी तक तीनों वीडियो में मिलाकर मैं पूरा कर दिया हूँ, ठीक है। और इसमें 20-25 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो दोस्तों उसको भी हम लोग पूरा करके इसको पूरी तरीक़ा से समाप्त कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग सब नदी तंत्र को पढ़ेंगे। भारत में कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, उसकी क्या विशेषता है, उस नदी से कौन कौन सा राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है, उस किस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग सब पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सब इसी प्रकार से देखते रहेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग सब पूरी तरीक़ा से हर एक टॉपिक को समाप्त कर देंगे, उसके बाद केवल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग थ्योरी प्लस जो प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन जब हमारा पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा, पूरा हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा, इसी प्रकार से तमाम टॉपिक समाप्त हो जाएंगे, तो आपको केवल से केवल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। केवल से केवल प्रैक्टिस, हर एक टॉपिक से, हर एक पेपर से आपको क्वेश्चंस कलेक्ट करके 25-25, 30-30 क्वेश्चंस आपको 100-150 क्वेश्चंस को आपको एक सेट बनाकर मैं आपको केवल प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें, ठीक है। अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। आइए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में निम्न शहरों पर विचार करें तथा और नीचे दिए कोड की सहायता से निश्चय है जो कि कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित। देखिए दोस्तों, पश्चिमी तट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिमी तट की बात हो रही है, ठीक है। तो आप इसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि कौन सा जो है कि पश्चिमी तट पर अवस्थित है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पश्चिमी तट पर कौन सा अवस्थित है, तो इनमें से कहे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जंजीरा है, ऑरोविले है, उडुपी है और तुतीकोरिन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। तो देख सकते हैं, ठीक है, कि जंजीरा है, उसका ऑरोविल है, उडुपी है और तुतीकोरिन है जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर बातें हो रही हैं इसकी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम बात करें दोस्तों हम पश्चिमी तट की, तो पश्चिमी तट की आप तो पहले मैप देख लीजिए कि ये हमारा पूर्वी तट है और ये हमारा पश्चिमी तट है, ठीक है। तो अगर इधर हम बात करें हम पश्चिमी तट की, तो पश्चिमी तट में अगर बात करें हम, तो जंजीरा जो है ये हमारा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पड़ता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद उडुपी की अगर बात करें हम, तो उडुपी हमारा कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है। आपको पता है कि जंजीरा अगर महाराष्ट्र की बात हो रही तो हमारा महाराष्ट्र यहीं पर ही है। अगर उडुपी की बात करें हम तो कर्नाटका में, तो कर्नाटका तो यहीं पर हमारा है। उसी प्रकार से अगर ऑरोविल की बात करें हम, तो ये तमिलनाडु और पुदुचेरी, ठीक है, तमिलनाडु और पुदुचेरी के सीमा पर जो कि कोरोमंडल के तट पर स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर तुतीकोरिन की बात करें, तुतीकोरिन हमारा तमिलनाडु में ही है, ठीक है। तो दोस्तों जो कि हमारा पूर्वी घाट में है। इसी प्रकार से अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो जंजीरा और हमारा उडुपी, ठीक है, दोनों महाराष्ट्र और कर्नाटका में स्थित हैं। तो ऑप्शन जो है आप इसको लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है, ठीक है, आप इसको लगाकर निकल जाइए, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बातें हो रही है, ठीक है, कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको तो जैसे क्वेश्चन देखिए आप इसको मैप बना लीजिए, ठीक है। तो यही हमारा तमिलनाडु है और यहीं पर ही हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो यही बातें कही जा रही है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन दे रहा है कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या फिर कोकण, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे क्या हम लोग कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हम तो देख सकते हैं कि अगर कोरोमंडल की बात करें हम तो ये हमारा, ठीक है, अगर मानते हैं कि कोरोमंडल है, ठीक है, तो कोरोमंडल तो इन्हीं के बीच कोरोमंडल कहा जाता है। लेकिन मालाबार जो कहा जाता है एक केरल के तट को कहा जाता है। उत्तरी सरकार जो हमारा उड़ीसा और जो कि हमारा जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र देख रहे हैं उत्तरी सरकार, इसके ऊपर हमारा उत्तरी सरकार हमारा है, ठीक है। और कोकण तट तो हमारा यहीं पर ही है जो कि आप कर्नाटका के क्षेत्र को देख सकते हैं, कोकण तट है, ठीक है। यानी नीचे हमारा मालाबार तट हो गया, कोकण हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से आप इसके आंसर जो है कोरोमंडल दे सकते हैं, ठीक है, कि जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र को हम लोग कोरोमंडल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बातें हो रही है कि तमिलनाडु के, आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु के जो समुद्री तट को कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, तमिलनाडु का जो हमारा समुद्री तट है क्या कहलाता है, ठीक है।
तो देखेंगे कि हमारा उत्तरी सरकार, कोंकण तट या मालाबार तट या फिर कोरोमंडल, ठीक है। जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोरोमंडल को लगाकर आप यहाँ से निकल जाइएगा। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा जो कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमरून के मध्य में, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहले मैप बना लीजिए, ठीक है। कोरोमंडल का तट है, उत्तरी सरकार है, मालाबार तट है और कोंकण का तट है। देखिए दोस्तों, कोरोमंडल की बात करते हैं, यहीं पर ही हमारे आप देखे थे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में था। उत्तरी सरकार की बात करें हम तो यहाँ पर देखे थे जो कि हमारा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में था, ठीक है। उसी प्रकार से मालाबार की बात करें हम तो केरल के तट को देखे थे। कोंकण तट जो कि कर्नाटक के क्षेत्र को तट को देखे थे। तो आप देख सकते हैं कृष्णा और कृष्णा की बात, कृष्णा डेल्टा और केप कोमरून। केप कोमरून कहाँ पर था तो पता था कन्याकुमारी के पास, आप देखे थे केप कोमरून कन्याकुमारी को कहा जाता है, ठीक है। और यहीं पर जो कृष्णा का कृष्णा का क्षेत्र, कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र केप कोमरून नीचे है, तो हम कोरोमंडल को यहाँ पर लगाकर निकल जाएंगे, ठीक है। तो वही बातें हैं फिर कहा जा रही दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर लगाकर आंसर आप निकल जाइए किसको, कोरोमंडल को। चलिए तो अगला हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे केप कोमरून नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वही है, आप इसी क्षेत्र को देख सकते हो जो कन्याकुमारी का क्षेत्र है, ठीक है। कश्मीर हो गया, मिजोरम हो गया, कन्याकुमारी हो गया, गुजरात हो गया। बस जब आप लोकेशन आपको पता है बहुत अच्छी ढंग से, तो आप उसको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मैप के सहारे, आप जो दिमाग में मैप छपना चाहिए आपको, और आप पेंसिल लगा दीजिए कहाँ पर, तो कन्याकुमारी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत के पश्चिमी तटीय, आप यहाँ पर पहले मैप बनाइए, ठीक है। तो भारत के पश्चिमी तट के बाद और पश्चिमी तट बोल दिए हम, उत्तरी भाग को जिस नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, पहले तो कर्नाटक का तट हो गया, मालाबार हो गया, कोंकण हो गया या कोरोमंडल हो गया। देखिए तो पहले तो यहाँ पर कर्नाटक का क्षेत्र है, आपको पता है, सही है। यहाँ पर मालाबार है, और इसी का जो क्षेत्र है, जो कर्नाटक के जो क्षेत्र को बोले सो कोंकण तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कोरोमंडल तो आपका इधर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बस इसको आप कोंकण का तट यहाँ पर लगाकर निकल जाइए, ठीक है। जो इसकी बातें हो रही कोंकण तट की, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं, ठीक है। तो वही है, उसी बातों के यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत के जो पश्चिमी जो तटीय मैदान है जो संकीर्ण है, ठीक है। और इसके उत्तरी भाग को देखें हम तो कोंकण का तट है, और दक्षिणी भाग को देखें हम तो मालाबार के तट है, ठीक है, जो हमने आपको बताया, ठीक है। जबकि पूर्वी तटीय उत्तरी भाग को देखें तो उत्तरी सरकार है, और दक्षिणी को देखें तो हम लोग कोरोमंडल का तट है, ठीक है। तो जो हमने बताने का प्रयास किया उसी बात को हमने बताया यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर जो आप देख सकते हैं कि पलायन शिखर जो सैंडल पीक की स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो आप पहले तो आप भारत का एक मैप बनाइए और यहीं पर दिखाइए कि यहीं पर अंडमान का क्षेत्र है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहीं पर अंडमान का क्षेत्र है, ठीक है। वही बोल रहा है कि जो अंडमान जो द्वीप समूह है, ठीक है, आप देख सकते हैं अंडमान जो द्वीप समूह है, इसकी जो जो मतलब सैंडल पीक जो पर्वत है वो स्थित है, कहाँ पर स्थित है तो मध्य अंडमान में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारा उत्तर हो गया, मध्य हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं तो मध्य अंडमान में है, या बृहद अंडमान, बृहद की जो सबसे बड़ा ऊपर की बातें हो रही है, लघु अंडमान की, ठीक है, या उत्तरी अंडमान की। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जस्ट हम देखें, अब जो मैप के सहारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम अंडमान का ऊपरी हिस्सा है और यहीं पर ही हमारा सैंडल पीक जो कि पर्वत है। तो दोस्तों मैं इन सारे द्वीप समूह को बहुत अच्छा ढंग से मैं पढ़ाया हूँ आपको थ्योरी वाली क्लास में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी वाली क्लास को पहले एक बार देख लें, उसके बाद आप इस एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत अच्छी ढंग से मैं वहाँ पर मैप के सहारे में बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। ऐसा दोस्तों आपको नोट्स कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप किसी भी कोचिंग संस्थान के आप नोट्स उठा कर देख लीजिए, आपको इस तरीक़ा से नोट्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जो मैं आपको नोट्स के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। आप किसी भी कोचिंग संस्थान को देखिए, आपको नोट्स नहीं मिलेगा। बहुत सारे कोचिंग संस्थान में तो पूरा एक ग्रंथ दे दिया जाता है कि आप उसको पढ़ते रहो, बच्चा उसी में दिन भर खोया हुआ रहता है, उसको सही ढंग से पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है। लेकिन मैं भी एक विद्यार्थी से आया हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि मुझे किस तरीक़ा से उसको पढ़ना है और किस तरीक़ा से अगले को बताना ताकि उसको समझ में आ जाए, ठीक है।
तो मैं अपनी भाषा में और आपके समझने लायक मैं बताया हूँ, तो आप एक बार उसको जाकर देखें और देखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर जो हमारा जो पलायन शिखर जो सैंडल पीक है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो उत्तरी अंडमान यहाँ पर लगाकर आंसर आप निकल जाइए, ठीक है। चलिए, तो वही बातें यहीं पर कही जा रही, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम सब। चलिए देखिए दोस्तों, अंडमान और निकोबार की बातें हो रही है, तो ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं। तो पहले तो आप एक मैप बनाइए, ठीक है। उसके बाद यहीं पर अंडमान निकोबार का बना दीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं, अरब सागर में है या हिंद महासागर में। जाहिर सी बात, देखिए अरब सागर तो हमारा इधर हो गया, ख़त्म कहानी हो गया। हिंद महासागर हमारा इधर हो गया, उसके बाद बंगाल की खाड़ी हो गया। तो बंगाल की खाड़ी साइड है, बिल्कुल सही है। लेकिन कह रहा है कि 2 द्वीप है। यहाँ 2 द्वीप नहीं है दोस्तों, यहाँ द्वीपों का समूह है, बहुत सारा यहाँ पर द्वीप है, ठीक है। तो वही यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि जो अंडमान और निकोबार है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी में द्वीपों का समूह है। यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर लगा कर निकल सकते हैं कि द्वीपों का क्या है? समूह है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इनकी द्वीपों की संख्या अगर देखा जाए दोस्तों, तो बहुत सारे यहाँ पर द्वीप हैं। 800-900 से ज़्यादा यहाँ पर द्वीप, छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, ठीक है, आइलैंड बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ बातें और देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह इन द्वीपों की संख्या कितना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अंडमान जो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, द्वीपों की संख्या देखा जाए तो इन द्वीपों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो यहाँ हमारा जो द्वीपों हैं अगर इनकी 200, 220, 240, 250 नहीं दोस्तों, यहाँ पर द्वीपों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कम से कम 880 अगर ऊपर हमारे यहाँ पर द्वीप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हैं, यहाँ पर हम ऑप्शंस के अनुसार तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर 800 से अधिक आप द्वीपों की संख्या यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बातें हो रही है कि द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह में 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, ठीक है। आपको पता है, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि हमारा भारत का मैप हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं भारत का मैप है, ठीक है। यहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहीं पर देख सकते हैं कि 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, 10 डिग्री है, जो चैनल गुजर रहा है इस तरीके से गुजर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है, ठीक है, कि 10 डिग्री चैनल यानी कि हमारा 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया, 10 ऊपर हमारा होगा, ठीक है। तो पृथक करता है किसको? तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा देखिए ऊपर अंडमान हो गया और नीचे हमारा निकोबार हो गया। तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप है उनको जो है ये अलग कर रहा है, ठीक है। तो वही बातें कह रहा है कि जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ अलग करने का काम कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित द्वीपों युगों में से कौन सा एक 10 अंश वही 10 डिग्री की बातें कर रही जो अलग कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट हम देखें कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो बस वही क्वेश्चन है, उसी का आप देख सकते हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में है, ठीक है। तो आप इसको लगा कर निकल जाइएगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से आप इसको तैयारी करेंगे, ठीक है। इसको बार बार आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 162 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। बस देखिए दोस्तों, वही बातें कही जा रही है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल की बातें कही जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो कि अंडमान है और हमारा निकोबार है, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय की बातें हो रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को, या फिर अंडमान और निकोबार को, या पंबन तथा मन्नार की खाड़ी को बात कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जस्ट में पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक है, अंडमान और निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम सब यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही हैं, ठीक है, देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि बैरन जो द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन 2 है बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्वी में स्थित है। उसका ऑप्शन 3 है कि पिछले अगर देखा जाए पिछली बार जो कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार यहाँ पर हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आप इसके आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि इसका क्या सही है, ठीक है।
देखिए दोस्तों, बातें उसी की हो रही है, अंडमान और निकोबार की बातें हो रही, ठीक है। तो यहाँ एक जो द्वीप है जो ज्वालामुखी है उसी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर जो ज्वालामुखी है इसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। यहीं पर बैरन जो कि हमारा द्वीप है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसका जो पहला ऑप्शन को लगा कर निकल जाइएगा, ठीक है, कि ये जो हमारा अंडमान जो कि क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ पर कही जा रही है दोस्तों, ठीक है, कि बैरन द्वीप जो बंगाल की खाड़ी के, आप देख सकते हैं कि इधर हमारा अंडमान सागर में जो कि पोर्ट ब्लेयर, देखिए हालांकि दोस्तों अभी अंडमान जो इसका अभी नाम चेंज हो गया, इसकी राजधानी जो कि स्टेट का जो चेंज हो गया बिल्कुल, ठीक है, विजयपुरम हो गया, ठीक है। तो लगभग चूँकि 135 किलोमीटर की दूरी पर यहीं पर स्थित है, ठीक है, और एकमात्र जो कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन है, तो बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसको आंसर को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला देखिए यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, बैरन जो द्वीप अवस्थित है, ठीक है, एक ज्वालामुखी द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी बंगाल की खाड़ी में है, या भूमध्य सागर में है, अरब सागर में है, या चीन सागर में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़े ऑप्शंस की बात है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है। भूमध्य सागर की बात है दोस्तों, जब हम लोग जब विश्व का मैप पढ़ेंगे तो इधर हमारा आप देख सकते हैं कि इधर भूमध्य सागर, इस साइड भूमध्य सागर है, इधर अरब सागर है, इधर हम देखिए इधर हम जब चीन सागर पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम विश्व का मैप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग सब सारे चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है बंगाल जो कि इसको आप आंसर जो है बंगाल की खाड़ी को आप यहाँ पर लगाकर निकल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। आप देख सकते हैं लक्षद्वीप की बातें हो रही है। आप देख तो दोस्तों इधर हमारा अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल खाड़ी है। बस आप इसी से आंसर लगा दीजिए कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको भी मैप याद रखना है दिमाग में, और मैप के सहारे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि हमारा लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको आप याद रख लीजिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप यानी कि एटोल पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है लक्षद्वीप काफ़ी अभी चर्चा में भी कुछ दिन पहले रहा था, ठीक है, कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर गए थे और एक फ़ोटो शूट कराए थे, जो कि उस समय क्या हुआ था कि मालदीव को उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसको आर्थिक जो गिरावट देखने को मिला था। क्योंकि दोस्तों यहीं पर हमारा लक्षद्वीप है और यहीं पर हमारा क्या है, इधर ही हमारा मालदीव है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक प्रवाल द्वीप है, बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो उसी की बातें कही जा रही है दोस्तों कि भारत के किस भाग में समानता प्रवाल जो कि द्वीप एटोल पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप के तट के निकट देखेंगे, ठीक है, निकट देखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं कि लक्षद्वीप जो कि टापू स्थित है, ठीक है। तो आप जस्ट हमने बताने का प्रयास कि लक्षद्वीप टापू स्थित है, ठीक है। तो कहाँ है, ऑप्शन है कार निकोबार, लक्षद्वीप में, दक्षिण पश्चिम भारत में, या दक्षिण पूर्वी भारत में। नहीं दोस्तों, आप तो ऑप्शन से साफ दिख रहा है आपको, ठीक है, कि जो हमारा लक्षद्वीप टापू स्थित है कहाँ पर स्थित है, तो लक्षद्वीप जो टापू हमारा स्थित है कहाँ पर ही है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इस तरह से अगर आप मैप के सहारे अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आप देख सकते हैं कि हमारा दक्षिण की हिस्सा है और ये हमारा जो हमारा दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो इसी के बीच में क्या हमारे यहाँ पर है जो लक्षद्वीप का टापू स्थित है, ठीक है। तो आप यहाँ पर दक्षिण पश्चिम जो कि आप यहाँ पर आंसर्स को लगा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम सब। देखिए दोस्तों बातें हो रही है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, ऑप्शन है 17 है, 36 है, 27 है, या फिर 47 है, ठीक है। तो आप इस लक्षद्वीप के बारे में कहा जा रहा है कि इस लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो लक्षद्वीप में टोटल अगर देखा जाए तो कुल संख्या द्वीपों के यहाँ पर 36 है। तो आप यहाँ पर 36 लगाकर निकल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ठीक है, एक ऐसा है, ऑप्शन है कि प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है, ये इनमें से कैसा है, ठीक है। तो आप इसको बताने का प्रयास करेंगे कैसा है। तो देखिए दोस्तों प्रवाल कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत सारे अगर देखा जीव जंतुओं की जो मृत्यु होने के कारण से, मृत होने के कारण उनकी जो कंकाल है उसी से क्या हुआ, इस द्वीप का निर्माण हुआ, ठीक है।
तो उसी को प्रवाल उत्पत्ति की बातें कही जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है प्रवाल उत्पत्ति को यहाँ पर आप आंसर लगाकर निकल जाइएगा, ठीक है, ऑप्शन ए निकल जाएगा। तो वही बातें हैं कि यार दोस्तों कि आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आप भारत में जो कि प्रवाल भित्तियाँ जो कि कोरल रीफ जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन महाराष्ट्र आदि कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? जस्ट देखे आए हैं ऊपर में, कैम्बे की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि इसके पहले जस्ट हमने ऊपर में बताने का प्रयास किया था कि आपके प्रवाल भित्तियाँ अगर भारत में देखा जाए तो अंडमान और निकोबार, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन, महाराष्ट्र और कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो उसी प्रकार से ऑप्शंस के अनुसार देखा जाए तो यह कहा जा रहा है कि प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो बस कैम्बे की खाड़ी में लगा कर निकल जाइए जहाँ पर प्रवाल जो कि भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखें दोस्तों, और क्या है, देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं कितने सारे क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को बार बार देखें, इसको समझें, इसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह दोनों ऑप्शन मिला हुआ, दोनों आपको प्लेलिस्ट में बना हुआ दोस्तों। आप जैसे थ्योरी पढ़ेंगे तो उसी का नीचे आपको जो है उसका MCQ क्वेश्चंस को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसा ढंग से आपको सीरीज में आपको डाल रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस थ्योरी क्वेश्चंस, उसी का नीचे में आपको MCQ क्वेश्चंस बहुत आसान आपको ढंग से मैं दे रहा हूँ। देखिए तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है नटकल, मिनिकॉय, अरनाला या फिर हेनरी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से बातें कही जा रही हैं कि द्वीप, कौन सा द्वीप, ठीक है, भारतीय जो कि कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की एक श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन है नटकल है, मिनिकॉय है, अरनाल है, हेनरी है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है तो आप इसको मिनिकॉय आप लगाइए, ठीक है। मिनिकॉय आप देख सकते हैं, यहीं पर आप देखते हैं मिनिकॉय की बात हो रही है, यहीं पर आप लक्षद्वीप की बात हो रही है, ठीक है। आप इसी जगह पर देखिए मालदीव की बात हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिकॉय जो भारतीय तट रेखा के ऐसा रेखा के सुंदरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। और जबकि अगर बात करें हम तो दोस्तों ये हमारा भटकल है, ठीक है, आज नटकल नहीं बल्कि हमारा भटकल है, ठीक है। भटकल की बात करें हम, भटकल हो गया, अरनाल हो गया और हेनरी द्वीप जो कि अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो मिनिकॉय जो याद रखिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप जो कि भारत श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो दोस्तों सबसे पहले आप तो एक मैप बनाइए, ठीक है। आप भारत का एक मैप बना दीजिए और यहीं पर आप श्रीलंका बना दीजिए, ठीक है, छोटा सा श्रीलंका बना दीजिए, ठीक है, जो हमारा श्रीलंका यहीं पर है और इसी के बीच कह रहा है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है? तो एलिफेंटा है, रामेश्वरम है, निकोबार है या फिर 7 मील है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो भारत एवं श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसके आंसर जो है आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ अगर बात करें हम रामेश्वरम की तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध जगह भी है, ठीक है, रामेश्वरम, ठीक है। तो यहाँ पर रामेश्वरम की लगा करके लिए गया जाएगा, ठीक है, जो कि आपको जो है भारत श्रीलंका की जो मध्य में स्थित है, ठीक है, जो काफ़ी जो है चर्चा में रहते हैं, ठीक है। और ये जो है हमेशा जो है यहाँ पर लोग जाते हैं टूरिस्ट के रूप में, ठीक है। आइए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए कि एक द्वीप, यानी कहने का मतलब होता है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? पणजी है, पोर्ट ब्लेयर है, रामेश्वरम है या फिर मुंबई है? तो आप इसको आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि भारत का जो एक ही द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, ठीक है, जो एक ही द्वीप पर है। तो आप देख सकते हैं, तो आंसर ऑप्शन बताने का प्रयास करेंगे, इसको ऑप्शन के अनुसार आंसर देंगे। पणजी इस गोवा है या पोर्ट ब्लेयर है या फिर रामेश्वरम है या फिर मुंबई है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही है तो यहाँ पर मुंबई की, ठीक है, मुंबई जो है हमारा, मुंबई की बात करें हम तो एक ही द्वीप पर जो है सबसे बड़ा नगर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है मुंबई आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? ठीक है, तो भारत का अगर सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप की बात करें हम, कौन सा ऑप्शन है? मानजुली है, जो कि हमारे असम में है, लक्षद्वीप है, अंडमान है, या फिर सालसेट है। ठीक है, तो आप बताने का प्रयास करेंगे कि भारत का सबसे आबादी वाला द्वीप कौन सा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम भारत का सबसे अगर आबादी वाला द्वीप की बात करें हम, तो अगर यहाँ पर सालमेट को देख सकते हैं कि सालमेट की बात करें हम, तो सालमेट जो है सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है, जिस पर जो है मुंबई शहर स्थित है। ठीक है, तो आप सालसेट को याद रखिएगा कि सालसेट पर जो है मुंबई सबसे अधिक आबादी वाला जो है द्वीप है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसको याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि कोरी क्रीक निवेश का स्थित है। ठीक है, कोरी क्रीक की बात हो रही दोस्तों, कोरी क्रीक जो कि निवेश का स्थित है। ठीक है, तो आप देखते हैं कहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी में है, खंभात की खाड़ी में है, कच्छ के लिटिल रन में है, या फिर कच्छ के रन में है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप एक मैप बनाइए। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर हमारा पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, और यहीं पर हमारा गुजरात का क्षेत्र है, और इधर हमारा पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो दोस्तों यहीं पर कच्छ का जो रन है, आप कच्छ का रन को देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पर एक छोटा सा एरिया है जो हमेशा जो है इसको पाकिस्तान के लेकर काफ़ी ज़्यादा, और इंडिया से जो है हमेशा जो है इसको माथा के दर्द बना हुआ है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ सर का क्रिक है, यानी कि दिमाग जो सर हमारा है उसका क्या है, एक क्रिक बना हुआ, टेंशन बना हुआ। ठीक है, तो बस इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है इसको लेकर हमेशा जो है ये हमेशा जो है दावा करते रहता है कि हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है। ठीक है, तो यह माथा का दर्द है। तो आप देख सकते हैं कच्छ का रन, आप याद रखिए यहीं पर कच्छ का रन है, और उसी का क्षेत्र में एक जो लेकर विवादित बना हुआ। ठीक है, तो इसको ऐसे आप याद रखिएगा। दोस्तों अगला आप देखेंगे। ठीक है, कि सर क्रिक जो विवाद किन देशों के बीच में, तो बस वही हमने बताने का प्रयास किया। ठीक है, इधर हमारा गुजरात है और यहीं हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, और इसी के बीच में हमारा टेंशन बना हुआ। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान है, चीन है, भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान, या फिर भारत बांग्लादेश। तो बस आप ऑप्शंस अब देख सकते हैं, लगा सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको 176 क्वेश्चंस को करा दिया। ठीक है, और यहीं पर हमारा जो भारत का भूगोल में भौतिक विभाजन में जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, सारे चैप्टर्स को हमने यहाँ पर कवर कर लिए। ठीक है, MCQ के माध्यम से। ठीक है, तो अब दोस्तों इससे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो भी अच्छा है, और नहीं तो आप इसको इतना भी आप पढ़ते हैं तो भी आपके लिए इनफ है। ठीक है, बस आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको उम्मीद करता हूं कि यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहे हों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी प्रकार से एग्ज़ाम्स की तैयारी की जाती है दोस्तों। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आप कन्फ्यूजन में रहिएगा। बस मैं बार बार आपको इसी बात को कह रहा हूँ कि आप जो एक थ्योरी पेपर रखिए किसी भी क्लास कोचिंग संस्थान का, और अपने हिसाब से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन रखिए PYQ, इसी दोनों को आप कम्बिनेशन करके पढ़िए। क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो क्वेश्चन आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा, जो आपकी छूट गई है, आप उसी क्वेश्चंस को जो आप MCQ क्वेश्चंस के माध्यम से आप उसको पूरा कर पाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं इतना सारा आपको क्वेश्चंस कराया, तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मैं आपको थ्योरी क्वेश्चंस पे नहीं बता पाया, लेकिन आपको उससे मैं रूबरू जरूर करवा दिया हूँ। ठीक है, उस जगह से उसकी बेसिक नॉलेज मैं बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, और बाकी आपको थ्योरी MCQ के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास किया हूँ, जो कि उसको मैं पूरा कर दिया हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा और भी आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप इसको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, और इसको तो ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे 2025 में, तो इसको आप खाली मत जाने दीजिए, कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, ऐसा आप सोच लीजिए। ठीक है, तो बस चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग सब एक नए टॉपिक के साथ, जो कि भारत का जो कि नदी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, नदी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, कैसे कहाँ पर जाके गिर रही है, उनसे कौन कौन सा राज्य लाभान्वित हो रही है, उन नदियों पर कौन सा बांध बनाया गया है, कौन सा नहर निकाले गए हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखिए, पुराने वीडियो का आप रिपीट कीजिए, जाइए देखिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।